हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी क्लास 10th एनएसओ बायो में चैप्टर 4 चल रहा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस, ट्रेट्स, मेंडल के कंट्रीब्यूशन एंड फाइनली हमने देख लिया था सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि चैप्टर में जब आपने नाम देखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो पहले वाले की तो बात कर दी थी, इवोल्यूशन बेचारा रह गया था। तो इस सेशन में इवोल्यूशन एंड डिफरेंट जो थ्योरीज दी गई हैं कि भाई ये धरती पे लाइफ आई कैसे, सबसे बड़ा सवाल कि हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है। तो जाना कहाँ है वो बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ की डिफरेंट थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ आप देख रहे हो कैसे जो है डिफरेंट चिंपैंजी से लेते हुए इंसान तक एवोल्यूट हुए हैं हम। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा आइडिया लग चुका होगा एवोल्यूशन वर्ड क्या होता है। अब हमें पता है यार, आप अपने आसपास देखो कितने सारे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, और तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चींटी से लेके हाथी तक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अब हम अगर सोचे कि यार ये इतनी वेराइटी बनी कहाँ से है, इतनी सारी वेराइटी कुदरत ने, नेचर ने बनाई कैसे हैं, और क्या ये जो अभी ऐसे दिखते हैं पहले भी वैसे ही थे। सो इन्हीं जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। Let's start reading. There is an enormous number and types of living organisms on this earth. In addition to this wide variety of living organisms, the remains of dead organisms which lived in the remote past, यानी जिसे हम कहते हैं fossils, are also known. अब देखो मेरी बात, एक तो चलो ये हैं जो आपको अपनी आंखों से दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, और दूसरी कहानियां कभी सुनी थी, डायनासोर्स रहा करते थे या इनके फॉसिल्स थे। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो पास्ट टाइम में या पास्ट लाइफ में या पास्ट में, भाई अतीत में थे, लेकिन अब नहीं है। यानी ऐसा हुआ क्या? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स ही क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट डोंट वरी, सभी क्वेश्चन मार्क्स को हम सॉल्व करते जाएंगे। कितने क्वेश्चन मार्क्स हैं देखो। पहला तो हाउ एंड फ्रॉम वेयर हैज सच अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी इतनी वैरायटी भैया आई तो आई कहाँ से। अब जैसे हम अगर खाने की बात करें तो आलू की बात कर लो, आलू से कितनी वैरायटी बनती है, पर एक तरफ जाके ख़त्म तो होती है वैरायटी। लेकिन आप देख लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ ख़त्म ही नहीं होती। अभी भी इतना सारा पार्ट है जो कि डिस्कवर भी नहीं हुआ है। कुछ बड़े फॉरेस्ट जिनकी हम बात करते हैं, वहाँ पे कितनी सारी स्पीशीज़ हैं विच हैव स्टिल नॉट बीन डिस्कवर्ड। तो यानी इतनी वैरायटी आई कहाँ से, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ द ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड ऑन दिस अर्थ, यानी अगर मैं आपको देखूं, आप मुझे देखो, तो अभी जो हम ऐसे दिख रहे हैं क्या पहले भी वैसे ही थे? ऐसे स्मार्ट ह्यूमन बींग्स क्या हम थे? इतने डेवलप्ड, ऐसी ही हाइट थी, ऐसे ही चेहरे थे, ऐसे ही सीधा चलना था हमारा, है ना, ऐसे ही बात करना था, सब कुछ ऐसा था? लगता तो नहीं है भाई, क्योंकि हमने जब देखा है अर्ली ह्यूमंस अलग रहते थे यार। वो जो है कहते थे पत्तियां बांध के घूमते थे, उनकी हाइट अलग थी, वो जो है मीट वगैरह डायरेक्टली खाते थे, यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें सुनी हैं। तो ये सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज नोन एज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अपने आप में ही बायो की एक अलग ब्रांच है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस अगर फोकस रखोगे, बातों को अगर समझते जाओगे तो कहानी आसान है। The word evolution has been derived from the Latin word evolvere, which means to unroll or unfold. अब जितनी बातें मैं बताती जाऊँ समझो, क्योंकि हम देखते हैं लेटिन से बहुत सारे वर्ड लिए जाते हैं। तो एवोल्यूशन की बात करें, वो भी एक लेटिन वर्ड से आता है, evolvere, और उसका मतलब होता है अनफोल्ड होना। अनफोल्ड मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक हैंकी लिया है भाई, और मेरे पास वैसे हैंकी तो था ही, चलो ये मिल गया हमको हैंकी, है ना, ये हमारे पास एक हैंकी है, और ये जो है ये बिल्कुल फोल्डेड है। अब क्या होगा, धीरे धीरे आते आते इसका पूरा रूप, अभी आपको क्या दिखेगा
कि ये ऐसा ही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अनफोल्ड करती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं इसको खोलती जाऊंगी, इसका नया रूप दिख गया, ढंटड़ है। ओके, हम इसको साफ कर लेंगे। चलिए, तो यानी क्या कहना चाह रही हूँ, अनफोल्ड यानी पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो धीरे 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 बदलता गया, अनफोल्ड होते गए उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। Evolution is a kind of gradual unfolding or formation of the new organisms from the pre-existing primitive organisms through slow and steady changes। क्या कहा गया है, जो जो नोट्स बनाना चाहते हैं उनको बता दूं, जितनी डेफिनेशन मैं बताऊंगी उतनी नोट डाउन करें। दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन फॉर एवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? इट इज अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग। अब ग्रेजुअल अनफोल्डिंग का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि ये मेरी फर्स्ट जनरेशन, मैं एक जनरेशन हूँ, मेरी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में ही चेंज आ जाए, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअल अनफोल्डिंग है, ईयर्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उसमें लगते हैं एंड तब जाके वो चेंज आता है। अब कैसे आएगा चेंज? चेंज उसी में आएगा ना जो पहले एग्जिस्ट करता हो, यानी एक प्री एग्जिस्टेंट इंसान या ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी होगा और उसी को लेके उसी में चेंजेस होते जाएंगे, यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट करने वाले प्रिमिटिव यानी सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स थ्रू स्लो एंड स्टेडी चेंजेस। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फास्ट चेंज होता है नहीं, स्लो एंड स्टेडी चेंज है, बहुत काफ़ी साल लगते हैं ये अचीव करने में। ऐसा तो नहीं है यार, आप देख रहे हो अपनी फैमिली की जनरेशन देख लो, दादी देख लो, परदादी देख लो, खुद को देख लो, अपने नीस नेफ्यू भतीजे भांजे इनको देख लो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग हो गए, इंसान ही है सब। तो बहुत फास्ट चेंजेस नहीं है, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, स्लो एंड स्टेडी चेंजेस को हम इसमें टर्म करते हैं। क्लियर है? चलिए, वी कैन नाउ डिफाइन एवोल्यूशन एज, और एक डेफिनेशन ले लेते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस which take place in the primitive organisms over millions of years in which new species are produced। कितने साल? चलो मैंने तो और कम कह दिया भैया, millions of years। It's not like a few years, a few hundred years, millions of years। millions यानी लाखों सालों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Since the evolution is of the living organisms, so it is also known as organic evolution। तो सवाल ये उठता है, अगर बोले इवोल्यूशन को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कह सकते हो तो कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आई होप ये डेफिनेशन भी अगर चाहें सो यू कैन नोट इट डाउन। चलिए, लेट्स मूव ऑन। इट इज थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन taking place in the organisms since the origin of life that such an enormous variety of plants and animals have come to exist on this earth at present। All the plants and animals which we see today around us have evolved from some or the other ancestors that lived on this earth long long ago। यानी अभी जो आपको इंसान या जानवर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वजों को, जिन्हें नमस्कार करो भाई, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम हैं, उनमें चेंजेस आते आते हम आए हैं। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हों। देखो, मैं अपनी लैंग्वेज में तो बताऊंगी, देसी भाषा में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिक लैंग्वेज, बिकॉज हमें पता है क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। चलिए, एवोल्यूशन is unrolling or unfolding of nature that brings about an orderly change from one form or condition to another, resulting in descendants becoming different from ancestors। अब समझो, देखो यहाँ जब मैं आपको पढ़ाऊंगी 2-3 बार अलग अलग टाइप की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ये क्यों है? क्योंकि एग्जाम में अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो यार मेरे स्टूडेंट्स को सब क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? इवोल्यूशन अनफोल्डिंग है नेचर की, जिसमें क्या होता है, एक चेंज आता है, और चेंज ऑर्डरली चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जिसमें हम क्या हुए, डिसेंडेंट हुए, हम अपने पूर्वजों से अलग दिखेंगे। हम अपने पूर्वज, आज अगर हम देखें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्ली ह्यूमंस और अपने आप को देखें, बहुत फर्क दिखेगा। यहाँ देख सकते हो, यूजुअली आपको ऐसी इमेज देखने को मिलेगी, और ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे आप ऊपर साइड देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको टेलीफोन का जो है ना इवोल्यूशन दिख रहा है। सो इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स की भी बात कर सकते हैं, या फिर ये आप नॉर्मली इंग्लिश वर्ड भी सुनते होंगे, कैसे जो है हमारी इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया है। यानी पहले हम किसी अलग टाइप से काम करते थे, बहुत ही पेपर वर्क करते थे, अब जो है सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो वैसे ही यहाँ पे टेलीफोन का एवोल्यूशन देखो, ये कौन से टाइप का, देखो पहले ऐसा टेलीफोन होता था, मूवीज़ वगैरह में देखा हो, ट्रिन ट्रिन ऐसे उठाते थे, यूँ गोल घुमाते थे और चलता था। और आज आ जाओ, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं हम, है ना। ये कीपैड वाला फ़ोन दिख रहा है, नोकिया का है,
उससे आगे आओ, आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं भाई, आईफोन आ गए हैं, कितने ही फ़ोन आ गए हैं। तो यानी ये किसका एवोल्यूशन है? टेलीफोन का। अब नीचे आ जाओ ह्यूमंस में, ये देखो अर्ली ह्यूमंस ऐसे चलते थे नीचे होके चिंपैंजी जैसे, अब धीरे धीरे उठते गए और ये देखो आज का इंसान, टुडे इज ह्यूमन बीइंग। सो आई होप समझ आ रहा होगा कि हम अपने एंसेस्टर्स से जो है डिफरेंट चेंजेस लाके बने हैं। Evolution biology is the study of history of development of newer forms of life form from the pre-existing ones in various periods of time on Earth. Organic evolution started with origin of life on Earth and it is still continued. Thus, to understand evolution, we must first understand origin of life on Earth. कितनी बेहतरीन बात कही है देखो। इवोल्यूशन को समझने से पहले, अच्छा इवोल्यूशन होता क्या है? अपने पूर्वजों की स्टडी करना कि एंसेस्टर्स यानी पहले कैसे थे और चेंजेस क्या आए तो अब हम ऐसे हो गए, ठीक है। अब बेटा एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों को समझने के लिए इतना तो पता होना चाहिए कि लाइफ आई कैसे धरती पे, यानी अगर पीछे टाइम पे जाना है तो हमें इतना पीछे जाना पड़ेगा, हाउ डज दिस लाइफ एग्जिस्टेड, क्योंकि इतनी वेराइटी दिख रही है, जो अभी मुझे रैट दिख रहा है, जो अभी मुझे कैमल दिख रहा है, हॉर्स दिख रहा है, क्या ये पहले भी ऐसे थे? तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि इतनी वेराइटी पहली बात तो आई कहाँ से, किसने सोचा? अरे किसने सोचा कि लैंड एनिमल बनाना है, एयर का एनिमल बनाना है, बढ़िया उड़ते हुए बर्ड्स बनाने हैं, या पानी में एनिमल्स बनाने हैं? कैसे आए इतने सारे चेंजेस? तो उसके लिए लेट्स स्टडी फर्स्ट दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, धरती पे दुनिया कैसे आई। Several theories of origin of life have been put forward such as, अब समझो मेरी बात, एग्जाम के पर्पज से थ्योरीज जो हैं थोड़ी थोड़ी उनकी डेफिनेशन है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, जितना रिक्वायर्ड है उन थ्योरीज के बारे में आप समझते जाएंगे। काफ़ी सारी थ्योरीज देखो, अब क्या है जिस टाइम में इंसान खुद नहीं रहा है तो उसमें सिर्फ गैस कर सकता है, यानी साइंटिफिकली कोशिश कर सकता है, समझ सकता है कि हाँ यार शायद ये रहा होगा कि ऐसे लाइफ ने ओरिजिनेट किया हो। तो ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट की दी गई थ्योरी है, ज़रा हम उन्हें स्टडी करते हैं। बिगिनिंग विथ नंबर 1 थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये थ्योरी क्या कहती है? इट सेज लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द विशेस ऑफ अ डिवाइन बीइंग और सम सुपरनैचुरल पावर, द क्रिएटर और गॉड। पहली थ्योरी थोड़ी रिलीजियस है, यानी सुपर नेचुरल है, भगवान पे विश्वास करती है, अल्लाह पे विश्वास करती है, ऊपर वाले पे, जीसस पे, जिसे भी आप मानते हैं उन पे, यानी ऐसी कोई पावर पे विश्वास करती है कि ऐसी कोई पावर होगी, उसने जो है धरती पे सारी चीजें बना दी। ये कहती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? इट सेज लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द विशेस ऑफ अ डिवाइन बीइंग और सुपरनैचुरल पावर, द क्रिएटर और गॉड। तो ये तो पहली थ्योरी थी, लेकिन अब बता रही हूँ सभी थ्योरीज जो हैं यूजुअली इंसान कैसे काम करता है साइंटिफिकली। एवरीथिंग अराउंड यू इज साइंस। साइंस एक तो ह्यूमन साइंस है और स्पिरिचुअल साइंस भी होते हैं, तो सबकी मिली जुली थ्योरीज हैं। हम यहाँ पे साइंस की बात करेंगे तो आपको वही थ्योरीज एक्सेप्ट करनी होंगी। आ जाओ नंबर 2, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो दिस थ्योरी सेज which says that life originated spontaneously from non-living, that is living abiogenesis, fly larvae develop from rotten meat। क्या कहना चाह रहे हैं समझो। थ्योरी ऑफ अच्छा स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो? स्पॉन्टेनियस सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एकदम से जनरेट करना। सो दिस थ्योरी सेज लाइफ जो है नॉन लिविंग से लिविंग बनी है। क्या समझ रहे हो? नॉन लिविंग से लिविंग बन गई। जैसे एक सड़ा हुआ मीट था, रॉटन मीट, सड़ा हुआ मीट जो होता है उसमें से जो है फ्लाई जो होती है मक्खी, उसका लार्वा निकलने लगा। तो ये कहती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। चलिए थर्ड आते हैं, कॉस्मोजोइक इंटरप्लैनेटरी थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये एक ही थ्योरी के नाम है। दिस थ्योरी सेज दैट लाइफ हैड ओरिजिनेटेड once or several times in various parts of the galaxy in the universe and then reached barren earth from other heavenly body in the form of resistant spores or seeds. But as interplanetary space conditions are non-conductive in life, thus this theory was discarded. अब समझो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो लाइफ अर्थ पे आई है ना, ये लाइफ ऐसा हो सकता है कि दूसरे कोई प्लैनेट्स हो, वहाँ पे जो है ना ऑलरेडी पहले लाइफ हो, और वहाँ से मान लो कोई ऐसा नहीं स्पोर आ गया ऐसा गिरता हुआ, या कोई सीड आ गया, वो आया और उसके बाद से जो है अर्थ पे लाइफ चालू हो गई। लेकिन हमें पता है
हमने ऑलरेडी साइंटिस्ट ने स्टडी कर दिया है कि इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वहाँ लाइफ हो सके। हमें पता है ना लाइफ सिर्फ अर्थ पे पॉसिबल है भाई, तो वहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बोला यार सॉरी, आपकी थ्योरी जो है डिस्कार्ड हो चुकी है, दिस इज नॉट राइट। ओके, चलिए कमिंग टू थ्योरी नंबर थर्ड, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दिस सेज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो का मतलब समझते हो, बायो का मतलब खुद ही होता है लिविंग, लाइफ, जीवित। तो ये थ्योरी कहती है कि लाइफ जो है अर्थ पे कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ पे। मतलब ऐसा होगा कि कोई लाइफ ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करती हो, उसके बाद ही हमारी लाइफ कंटिन्यू हुई है। दैट इज बेसिकली थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कमिंग टू थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन, दिस स्टेट्स abiogenesis first but biogenesis ever since। यानी केमिकल्स का मतलब आप समझते हो, केमिकल ऐसी कुछ रिएक्शंस हुई होंगी जिसे हम abiogenesis भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग इन्वॉल्व नहीं है। तो लाइफ जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से जनरेट हुई होगी या ओरिजिनेट हुई होगी। सो ये थ्योरी बताती है हमें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन। अगेन बता रही हूँ, थ्योरीज पे जो जो थ्योरी मैं बताऊँ डिटेल में पढ़नी है वही, इन थ्योरीज के सिर्फ आपको बेसिक्स जानने हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स कम टू, जैसा मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट थ्योरी को हम पढ़ेंगे जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। Oparin Haldane's theory of chemical origin of life is the widely accepted theory। अरे भाई, जो थ्योरी को पूरी दुनिया मानती है, जो बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में बेटर एक्सेप्टेड है, उसी को हम पढ़ते हैं। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन किसकी थ्योरी है? साइंटिस्ट के नाम हम याद रखेंगे, ओपैरिन एंड हैल्डेन की थ्योरी है ये। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय रशियन बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर आई ओपैरिन एंड एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हैल्डेन। ईयर्स दिए गए हैं आपको। नाउ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दीज इवेंट्स आर डिस्कस्ड ओवर हेयर। यानी ऐसे कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए थे, ऐसे कुछ केमिकल्स का रोल प्ले हुआ था जिससे धरती पे जो है, अर्थ पे जो है लाइफ ओरिजिनेट की गई थी। माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आपको यहाँ बताए गए हैं। मैं बताती हूँ कैसे जो है बेसिक्स से लेके आगे बढ़ी है। आई होप साइंटिस्ट के नेम अपन ने नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए आगे आते हैं। Formation of early molecules। Earth was originally a hot gaseous mass। अर्थ को ओरिजिनली स्टार्टिंग में, यानी जब बोलते हैं ना लाइफ नहीं थी अर्थ पे, तो तब अर्थ कैसा था? एक हॉट गेशियस मास, यानी बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ मास था ये, तब तक जब तक कोई लाइफ नहीं थी अर्थ पे। जो हैवी एलिमेंट्स थे लाइक आयरन एंड निकल सैंक टू द सेंटर, एल्यूमिनियम एंड सिलिका टुवर्ड्स द मिडिल, एंड लाइटर एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन फॉर्म्ड द अर्ली एटमॉस्फेयर। क्या बताया जा रहा है? देखो, जो हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, आयरन और निकल, वो जो है नीचे सेंटर पे आ गए थे, और जो है एल्यूमिनियम और सिलिका ये मिडिल में आ गए थे, एंड ये जो बाकी गैसेस थी नाइट्रोजन वगैरह ये सब ऊपर चले गए थे अर्ली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर होता था। नाउ अभी तो क्या बोल रहे हैं? अर्थ एक हॉट गैशियस मास था, एकदम गर्मा गर्म था, है ना, तवे से बाहर निकाला हुआ गर्मा गर्म हॉट गैशियस मास। अब जब अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कूल होना स्टार्ट हुआ, यानी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस जब ये हो गया, these elements combined to form gaseous molecules like water vapor, CO2, H2 and CH4। क्या समझे भाई? पहले हॉट था, इन सब ने अपनी जगह ले ली। अब जब टेम्परेचर कूल डाउन होना चालू, यानी 100 डिग्री से थोड़ा कम हुआ, तो इन सबको फेवरेबल कंडीशन मिल गई कि यार अब जो है तापमान कम हो चुका है, नाउ वी कैन कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? एटम से कंबाइन होके क्या बनाने लगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स। कैसे कैसे? जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड CH4 दैट इज मीथेन। ऑलराइट, as the earth cooled down further, it developed a solid crust। Depressions and elevations were formed on its surface। यानी जैसे टेम्परेचर और ठंडा होता गया तो अर्थ पे क्या बनने लगा? एक सॉलिड क्रस्ट जैसा बनने लगा। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, आई होप आपको याद होंगे। अर्थ के जो 3 पार्ट्स होते हैं भाई, एक क्रस्ट बनने लगा। डिप्रेशन, एलिवेशन यानी क्या? ऐसे ऐसे आपको जो है ना इस टाइप की धरती यूं 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 जैसे रोड होते हैं ऐसे 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 बनने लगा। Meanwhile, the atmospheric water vapors condensed and came to the surface as rain, but evaporated immediately after coming in contact with hot earth। Now ये जो process है चलता ही गया। देखो क्या हुआ,
वाटर वेपर बना। अब वाटर वेपर बना तो क्या काम हुआ उसका, रेन के तौर पे नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही नीचे आया, अभी धरती का टेम्परेचर वैसे तो ज़्यादा ही है भाई, कम तो हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो अगेन वाटर जो है इवेपोरेट होके चला गया। और ये क्या है कि साइकिल चलती गई। कितने दिन चली मैम? बेटा सेंचुरीज तक चली है। देन फाइनली अर्थ सरफेस कूल्ड इनफ टू होल्ड वाटर एंड लार्ज साइज ओशंस वर डेवलप। तो ये ओशंस कैसे बने? जब टेम्परेचर ऑल कूल है। बेटा जब टेम्परेचर कूल नहीं था तो कितना भी पानी गिरे वो इवेपोरेट होके ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब टेम्परेचर अच्छे से कूल हुआ तो पानी जो है वहाँ बैठने लगा। बोलेगा भाई अब इतना गर्म नहीं है तो मुझे इवेपोरेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जो हम इतने लार्ज ओशंस बने हैं, ये जो अर्थ का कलर हम नीला देखते हैं, ब्लू देखते हैं, ये सारी कहानी वहाँ से बनना स्टार्ट हुई है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ऑलराइट, चलिए। एज द अर्थ सरफेस cooled to 50 to 60 degrees Celsius, the simple inorganic molecules present in the water body earth with one another to form simple organic molecule such as simple sugar, fatty acid, glycerol, amino acids, purines and pyrimidines। देखो टेम्परेचर जब कूल होते होते, मतलब मान लो अब नॉर्मल हो रहा है भाई, टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री हुआ, तो वाटर में जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो कैसे बनने लगे, एक दूसरे से कंबाइन होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे। सिंपल शुगर बन गई, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल बन गया, पायरमीन्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। ये आपने शायद देखा होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो उसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। अगर याद हो तो हमने जो है एक सेशन में पढ़ा था डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं थोड़ा। चलो, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीएनए का आपने ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो डीएनए का जब ये स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे जो लाइंस प्रेजेंट हैं ये क्या है? ये है नाइट्रोजन के बेसिस। और नाइट्रोजन के बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो उन्हीं की बात यहाँ करी गई है। The energy for these reactions was provided by electrical discharges during lightning in clouds, ultraviolet rays, that is solar radiations and heat of the earth। यानी अच्छा आप सोच रहे हो मैम कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो इसमें कहाँ मिलती है बेटा? नेचुरल लाइफ में जो नेचर में लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, यूवी रेज होती है सन की, तो इन सब से जो है इन रिएक्शंस को क्या मिल जाती थी? एनर्जी मिल जाती थी। ओके, चलिए। स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब जो है क्योंकि हमें किसकी बात करनी है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये कैसे बने। द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, सिंपल शुगर्स पॉलीमराइज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर। जो सिंपल थी वो कॉम्प्लेक्स में हो गई, कैसे होंगी? कंबाइन होके। सिंपल सी कहानी है यार ये। स्टार्च बनने लगा, अमाइनो एसिड्स यूनिट्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स लिंक टू फॉर्म फैट्स। तो ये सब सुन के याद आ रहा होगा, यस मैम ये तो हम ह्यूमन बींग्स में सभी प्रोसेसेस पढ़ते हैं। प्रोटीन्स, स्टार्च, ये तो खुद ही लिविंग है भाई, इनके लिए कितना ज़रूरी है लिविंग में इन सब का होना। तो इनका फॉर्मेशन होने लगा तो कहीं ना कहीं समझ आने लगा दैट लाइफ शुरू हो गई है बनना। दीज मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन द वाटर बॉडीज। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ एक्यूमुलेट यानी कहाँ इकट्ठा होना चालू हो गए, कलेक्ट होना चालू हो गए? इनटू द वाटर बॉडीज। ओके, spontaneous formation of molecular aggregates, quasar weights, eobions and first living cell। यानी इसमें क्या कहानी है? देखो अपन ने ये तो देख लिया केमिकल ओरिजिन है। अब हम किसकी बात करेंगे? जो शुरुआत में जो सेल आने लगे ना, देखो उसको एग्जैक्टली सेल नहीं कहा जाता था, यानी जिसे अभी हम कहते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो अर्ली टाइम में भी तो वो वैसे के वैसे नहीं होंगे। क्या ऑब्जर्व किया गया? देखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड ऑन प्रिमिटिव अर्थ, they grouped together spontaneously and due to intermolecular attraction they formed large colloidal aggregates जिनका नाम दिया गया था क्वासर वेट्स या माइक्रोस्फीयर। अब क्वासर वेट्स या जिन्हें माइक्रोस्फीयर कहते हैं क्या होते हैं? ये लार्ज कोलॉइड के एग्रीगेट्स होते हैं जो कि किसी भी एक्वस मीडियम में, पानी के मीडियम में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पीपीटी टाइप बन जाते हैं। तो इन्हें माना गया था, इन्हें जब देखा है ना, तुम्हें जो मैंने देखा क्वासर वेट, तो इनको देख के क्या माना था कि ये जो है ना एक प्रीकर्सर थे। प्रीकर्सर यानी क्या? ऐसा होता है ना कि किसी के आने से पहले उसकी चीज़ आ जाए, है ना, किसी के आने से पहले होता है आपके घर में गेस्ट आने हैं, उनके आने से पहले उनका बैग आ जाए, तो प्रीकर्सर हो जाता है कि यार गेस्ट आने वाले हैं। या फिर बारिश के आने से पहले जो बिजली गरजती है या बादल आ जाते हैं काले काले। सो व्हाट आर द क्लाउड्स?
क्लाउड्स आर अ प्रीकर्सर, कि भाई बारिश आने वाली है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो क्वासर फेज या माइक्रोस्फीयर जिन्हें हम कहते हैं, ये एक प्रीकर्सर थे। किसके प्रीकर्सर? ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल के ये एक प्रीकर्सर थे कि भाई कोई ना कोई जिंदा सेल आने वाला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल बनने वाला है। अब ये क्वासरवेट ऐसा क्यों थे मैम, इनमें क्या था? तो बेटा इनमें क्या नहीं था ये पूछो। इनमें एंजाइम्स थे, फॉस्फेट्स थे, सिंपल वाले फॉस्फेट्स थे, शुगर्स थी, नाइट्रोजन बेसिस थे, जो कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड बना रहे थे। और ये सब क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल बनता है जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं चैप्टर में। तो अगर जेनेटिक मटेरियल बनेगा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं ये चीज सेल है या सेल में बदलने वाली है, प्रॉपर लिविंग सेल बनने वाली है कि नहीं? सो देन द न्यूक्लिक एसिड took the control of quaservates and thus eobions or protocells were originated। तो देखो प्रीकर्सर लिविंग सेल के क्वासरवेट से, और वही आगे जाके डेवलप होके क्या बन गए? ईओबायोन्ट्स। ईओबायोन्ट्स को क्या कहा जाता है? ईओबायोन्ट्स कह लो, प्रोटोबायोन्ट्स कह लो, प्री सेल कह लो, प्री सेल यानी सेल से पहले की स्टेज, प्री सेल कह लो, ईओबायोन्ट कह लो, या फिर प्रोटोसेल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल जो अभी लिविंग सेल हम पढ़ते हैं उनके पूर्वज ये थे। ठीक है, अभी जो हम लिविंग सेल पढ़ते हैं उनके एंसेस्टर्स ये रहे थे। कौन थे? ईओबायोन्स, और उसके भी कौन थे? क्वासरवेट्स। आई होप दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी क्लियर। चलिए, एंजाइम्स ग्रेटली स्पीडेड अप synthesis of various organic molecules in protocells or eobions and finally formed cytoplasm or cellular machinery and developed lipid protein membrane। यानी अभी अगर मैं बताऊं, जैसे हम सेल पढ़ते हैं, लास्ट जो है 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था सेल चैप्टर पूरा, तो ऐसा सेल हम पढ़ते हैं भाई। ये होता है सेल का साइटोप्लाज्म, इसमें प्रेजेंट रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। लेट मी सी हु ऑल रिमेंबर कितने सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब सेल में भी याद करो, दो टाइप के सेल पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है उस पे हमने पढ़े थे, एक तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक हो जाते हैं यूकैरियोट। किस बेस पे? ये न्यूक्लियस के बेस पे। अगर न्यूक्लियस अनडिफाइंड है, यानी उसकी वॉल वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो प्रोकैरियोट, और अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, अच्छा खासा न्यूक्लियस है, तो उसे कहते हैं हम, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूकैरियोट। अभी मैं कैसे बता पा रही हूँ कि ये न्यूक्लियस है? क्योंकि मैम इस पे एक बाउंड्री बनी है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बेटा मेरे, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ही नहीं सही से, फैली हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोट, क्योंकि न्यूक्लियस का कंटेंट बेचारा फैल जाएगा, कोई दीवार ही नहीं होगी तो वो फैल जाएगा। ठीक है, और क्या है? लिपिड प्रोटीन की मेम्ब्रेन भी बनने लगी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है। क्लियर है? Thus the first living cell of prokaryote organism developed। क्योंकि प्रोकैरियोट प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, पी से पी को याद रखो, प्रोकैरियोट प्रिमिटिव या पुराने टाइप के सेल्स थे, तो अर्ली टाइम में जो सेल्स डेवलप हुए थे दैट वर प्रोकैरियोट्स। ओके, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू वेरी स्मॉल डू यू नो फैक्ट। छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको साथ में रखनी है। सिडनी फॉक्स, ये एक साइंटिस्ट थे, ही डिस्क्राइब्ड प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्रोटीनॉइड्स। प्रोटीनॉइड्स क्या होते हैं? प्रोटीनॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री। ये साइंटिस्ट है सिडनी फॉक्स, इन्होंने डिस्कवर किए थे प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहते हैं प्रोटीनॉइड्स, जो कि स्टेन में कुछ इस तरह से दिखते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बनते कैसे हैं? जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करो किस टेम्परेचर पे? 180 डिग्री पे। तो क्या मिले थे? प्रोटीनॉइड्स। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको और साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। ऑलराइट, चलिए, कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट, मिलर एंड यूरीज एक्सपेरिमेंट। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है, केमिकल थ्योरी हमने कही थी एक्सेप्टेड है, लेकिन अब उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इन दो साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम है मिलर एंड यूरी। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लाइफ इज द inherent capacity of living organisms
to utilize the outside materials for energy, growth and reproduction through chemical reactions in a controlled manner. Several theories were given about origin of life, जो कि थ्योरीज हम इतनी सारी देख चुके हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड कौन थी, पीछे ही बता दिया था, हैल्डेन एंड ओपैरन की थ्योरी, ओपैरन एंड हैल्डेन की थ्योरी थी। ठीक है भाई, अब उनकी थ्योरी तो थी, लेकिन उस थ्योरी को ज़रूरत किसकी थी, एक एक्सपेरिमेंटेशन की, क्योंकि साइंस क्या मांगता है भाई, प्रूफ मांगता है, लॉ में कोर्ट भी क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। तो वैसे ही हमने क्या दिया, हमने तो नहीं, खैर मिलर एंड यूरी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि जो केमिकल थ्योरी बताई थी ओपैरन एंड हैल्डेन ने, वो बिल्कुल ही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है और बढ़िया थ्योरी है। तो उनका ये एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप है जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ठीक है, मिलर एंड यूरी का एक्सपेरिमेंट सेटअप है, थोड़ा समझा देती हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ी थी केमिकल थ्योरी को थोड़ा याद करो। इन्होंने क्या किया, जैसे पहले कंडीशंस थी, कैसी कंडीशंस थी भाई, डिफरेंट कंडीशंस थी। जैसे वाटर वेपर था, क्या देखा था हमने, वाटर वेपर बन गया था, कंबाइन होके डिफरेंट गैसेस बन गई थी, मीथेन बन गया, अमोनिया बन गया, हाइड्रोजन बन गया, इन सबको इन्होंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आप डायग्राम देख के समझो, क्योंकि ये अगेन ये टॉपिक हायर क्लासेस का है, इलेबोरेट करके पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जितना ज़रूरी है उतना हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले की कंडीशंस में क्या क्या देखा था, अभी केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा था ना, वाटर वेपर देखे थे, मीथेन था, नाइट्रोजन गैस थी, और क्या था, अमोनिया था। ओके, इन सबको उन्होंने लिया भाई, और टेम्परेचर जो है बिल्कुल वैसा, ये सब उन्होंने कंडीशंस ली थी जो कि प्रिमिटिव अर्थ अर्ली टाइम्स में प्रेजेंट होगी, शुरुआती दौर में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे ऐसी कंडीशन रही होगी। ये सब कंडीशन थी। टेम्परेचर इन्होंने कितना ले लिया, जस्ट बिलो 100 डिग्री। क्यों, अभी हमने देखा था 100 डिग्री से टेम्परेचर कम होना चालू हो गया था, तो इन्होंने भी टेम्परेचर कुछ यूँ ले लिया। अब इन रिएक्शंस को चलाने के लिए कौन काम आएगा, हमने कहा था एनर्जी कहाँ से मिली थी, वो जो लाइटनिंग होती है, बिजली गरजना, यूवी रेज, ये सब। तो अब एक्सपेरिमेंट में क्या करें, एक्सपेरिमेंट ने लाइटनिंग से सिमिलर इन्होंने ले लिए इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए थे और उनको यूं करके मस्त करंट निकाला था, तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स आने लगे। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चलाया था कुल अप्रॉक्स 18 दिन के लिए, 18 डेज के लिए एक्सपेरिमेंट चलाया था, और एक्सपेरिमेंट के एंड में उन्होंने देखा था कि भाई यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गए सिंपल शुगर्स वगैरह जो है, नाइट्रोजन बेसेस, और जितनी चीज़ें हमने वहाँ देखी थी, केमिकल ओरिजिन की बात करी थी, वो सब हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए तो इसी को रीड करते हैं। Major support to the modern chemical theory was provided by Stanley L. Miller and Harold C. Urey's experiment. कब था ये एक्सपेरिमेंट, 1953 में। They designed a glass apparatus and simulated the conditions that thought to have existed on primitive Earth. They circulated a mixture of, क्या क्या लिया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, ये 4 चीज़ें ली थी apparatus में। These gases were believed to prevail in ancient atmosphere. क्यों ली थी, इसकी वजह है क्योंकि ये माना जाता था पुराने टाइम में, उस टाइम के एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस होती थी। ठीक है, चलिए। They provided energy for interaction of gases in the form of electric sparks in the gas flask. ग्लास नहीं है, गैस फ्लास्क। देखो चलो बोलना क्या चाह रहे हैं, अब देखो बिजली तो हम बाहर से लेके नहीं आएंगे बादलों से, तो वहीं से जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया। क्यों, ताकि गैसेस जो हैं वो जो इक्वेशन बनाना चाहती है, रिलेशन बनाना चाहती है, इंटरेक्शन करना चाहती है, कैसे करेंगी, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी लेती थी लाइटनिंग से। द मिक्सचर वॉज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। दे केप्ट द एक्सपेरिमेंट वर्किंग continuously for 18 days. Then they analyzed the chemical composition of the products of the chemical reactions in the mixture. और उन्हें क्या मिला देखने के बाद भाई, they found many simple organic compounds such as amino acids, sugars, purines and pyrimidines. and ये सब हमें पता है यार, सेल के होने का वजूद देते हैं। ये सब किस में प्रेजेंट रहते हैं हमें पता है, सेल के जेनेटिक मटेरियल में भी हमें प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, पेंटोस, शुगर्स देखने को मिलते हैं। तो वही सब जब ऑब्जर्व किया तो पता लग गया कि भाई इतना मान सकते हैं कि लाइफ कहीं ना कहीं केमिकली ओरिजिनेट हुई थी। आई होप आप सभी का जो है टॉपिक बिल्कुल भी डाउट जितने भी रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम
इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके आने वाले सेशंस में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है भाई, यहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, यानी मेरे लेफ्ट साइड में जितने भी कोर्स देख रहे हो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, और ये सभी के सभी कोर्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी टीचर के आप 2-3 वीडियो देखो और हम आपसे कहें कि भाई कूपन कोड खरीद लो, बाय नाउ कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावटें नहीं आए। अब सवाल उठता है कि मैम कनेक्टेड कैसे रहें, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हर जगह हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप कनेक्ट रह सकते हो। ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।